नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। ये शुरू करें अपनी आज की स्ट्रेट टॉक। तो 9 ठिकाने तबाह हुए हैं। भारत का कहना है कि आतंकवादी ठिकाने थे, पाकिस्तान का कहना है कि ये रिहायशी इलाके थे। दोनों देशों की अपनी अपनी कैजुअलिटी है, अपनी अपनी जो है दावे हैं। लेकिन कुछ सवाल स्ट्रेट टॉक के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने उठाएंगे। सवाल ही नहीं, और उसके साथ कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका पूरा पार्टिसिपेशन अपने फीडबैक के रूप में हम तक लगातार पहुंचाते रहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जो संबंध तनावपूर्ण लग रहे हैं, अब स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई। हालांकि भारत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जवाब है जो आतंकवादी हमला पहलगाम में किया गया था, जिसे पाकिस्तान के समर्थन से अंजाम दिया गया था। तो कुछ सवाल और कुछ तथ्य पहले अपने दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद आज के अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे स्ट्रेट टॉक के मंच पर। तो बड़ी बात यह हुई है कि पाकिस्तान और पीओके इन दोनों ही जगहों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 9 आतंकी ठिकाने तबाह करने का दावा। ये ठिकाने थे लश्कर ए तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, और ये जो ठिकाने थे ये हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो मसूद अजहर है उसके परिवार के लोगों की मौत हुई है, उसके करीबी सहयोगियों की मौत हुई है। ये दावा भारतीय सरकार की तरफ से किया गया है। और जिस तरीके से इसकी प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया और इसकी डिटेल्स जो है वो मीडिया के सामने रखी हैं। अब पाकिस्तान का आरोप है कि रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है, कैजुअलिटीज को बता रहा है कि ये पाकिस्तान पर आक्रमण की तरह है। तो क्या पाकिस्तान का रिटेलिएशन इस एस्केलेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा? लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना जो कर रही है सीमा पर, अब तक जो पाकिस्तानी फायरिंग हुई है उस पर 10 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। तो क्या ये समझा जाए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच ओल्ड पिच न्यू गेम, आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। इस बीच आइए हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल नितिन, डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सौमित्र रॉय जुड़ रहे हैं जो कि फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं धर्मशाला से। हमारे साथ हरिकेश सिंह जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। और शुरुआत में कर्नल नितिन आपसे ही करना चाहती हूँ। कर्नल नितिन, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने समय भी तय किया खुद और टारगेट भी खुद तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुली छूट दी थी। हालांकि छूट क्या पहले नहीं थी, इस पर हम लगातार बहस करते रहे थे। लेकिन अब ये ऑपरेशन सामने आ चुका है, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। जिस अंदाज में प्रेस ब्रीफिंग की गई है भारतीय सेना की तरफ से या फिर भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी जो है उनकी तरफ से, कर्नल नितिन आपका क्या कहना है? क्या ये संभावित था, पहले से ही इसकी अपेक्षा थी? जैसे आपने बताया कि खुली छूट हमको दी गई थी सैन्य सेवाओं को कि अपना अपना प्लेस ऑफ टाइम, टाइप ऑफ एक्शन एंड मोडस आप अपना डिसाइड करें। जी लेकिन जैसे मैंने आपकी पुरानी वाली पहली वाली एपिसोड में भी बताया था कि पॉलिटिकल एम फिर भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट इन पावर ही डिसाइड करती है। जी जायज बात है, उन्होंने जो रखा होगा, जो डेडलाइन, सॉरी, जो क्या कहते हैं उसको, जी जो फैक्ट्स रखे होंगे या उन्होंने जो लाइन सेट करी होगी वो होगी कि आप रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं करेंगे, हमने स्टेट ऑफ वॉर में नहीं जाना है। आप सिर्फ अपना एम अचीव करने के लिए आप सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको ही स्ट्राइक करें। जी अभी कई लोगों ने आज कहना शुरू करा है कि जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे, ये रिहायशी इलाकों में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप तो हो नहीं सकते, वो तो बाहर होने चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा उन सबसे असहमत हूँ, because I am a satellite imagery expert. I am a super specialist in that field. जो मुरीदके का जो कैंप था, it was not a camp, it was a headquarters. जी उसके ऊपर मैंने भी काम करा हुआ है, वो रिहायशी इलाके के अंदर ही है, मॉस्क भी है। अभी जैसे ISPR वालों ने सुबह आज ब्रीफिंग करी है, जी उनके जनरल साहब ने ब्रीफिंग करी है, उन्होंने बताया कि हर जगह उनका हमारा यहाँ पे भी हमारी मस्जिद चलेगी, वहां भी मस्जिद चलेगी। वो मस्जिदों की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जहाँ पे भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं वहां इनकी मस्जिदें भी हैं। जी जो कि बहावलपुर और मुरीदके में हुआ है, वो तो इनके हेडक्वार्टर्स जेम और लश्कर के हेडक्वार्टर्स थे। बाकी जो जगह हिट हुई हैं वो या तो होल्डिंग कैंप्स हैं, यानी कि जहां पे 15-20 लोगों को होल्ड किया जाता है, या ट्रेनिंग कैंप्स के इलाके थे, जी उन पे हमला हुआ है। जी अब ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, खाली इलाके थे, हाँ मैं मानता हूँ,
करीबन हफ्ता पहले बात हुई थी कि उन्होंने अपने जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे उसमें से लोगों को पीछे निकालना शुरू कर दिया। हम्म। लेकिन सवाल यह है कि ये जो स्ट्राइक हुई है, क्या इसने अपना जो एम था वो अचीव किया? जी। मैं मानता हूँ यस, अचीव किया। इट इज क्वेश्चन कि अगर एक आदमी मरे या 10 आदमी मरे तो अचीव हुआ है। जी। सवाल यह है, हमने उनकी एयर स्पेस वायलेट करी है, हमने उनके इलाके के अंदर प्रवेश करके जी। तबाही मचाई। जी। और खास बात यह है, आप हमारा इंटेंट देखिए, हमारा इंटेंट क्या था इसमें। हमारा इंटेंट था कि हमने सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं करनी है, अगर मिलिट्री कैजुअलिटीज करते तो स्टेट ऑफ वॉर हो जाती। जी बिल्कुल। मिलिट्री एसेट्स को हमने टच नहीं किया, जी। सिविल मिलिट्री कैजुअलिटीज को कंट्रोल किया है। हमने उनको बता दिया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हम्म। हमारी कैपेबिलिटी आपके देश में अपनी सीमाओं के रहते हुए हम्म। बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियारों का इस्तेमाल करके हमने आपके उन इलाकों को तबाह किया है, और वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स है। ठीक है, यानी कि कर्नल नितिन आप कहते हैं कि 14 दिन में भारत ने ये जो तैयारी की, जिस जवाब की, वो यही जवाब था जो अब भारत ने हासिल कर लिया है पहलगाम आतंकी हमले का। यही जवाब था। जी ठीक है। सौमित्र सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी इससे पहले कि मैं हरिकेश जी के पास जाऊं। सौमित्र सर, क्या ये वही जवाब है जो भारत सरकार जिसकी तैयारी पिछले 2 हफ्तों से कर रही थी? देखिए, डेफिनेटली ये जवाब है, और ये शो करता है कि हमारी एक डिटरेंस पॉलिसी सिर्फ न्यूक्लियर पावर को लेके नहीं है। हमारी डिटरेंस पॉलिसी ये भी है कि हमारे सीमा में घुस के अगर कोई टेररिस्ट आके हमारे सिविलियंस को मारेगा तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसको रिटेलिएट करें, पहली बात। दूसरी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था वो बहुत इमोशनल नाम था। उसमें जो हमारे सिविलियंस, खास तौर पे जो धर्म पूछ के जिनको हिट किया गया, और वो जो महिलाएं जिनके सामने ये सब हुआ, उनका सिंदूर तो उजड़ गया। तो उसका एक तरह से बदला तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक जवाब है ये। और कर्नल नितिन ने बहुत ठीक बात कही कि हमने उनके एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया, हमने उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जो कि मदरसों मरकजों में चलते हैं उसको हमने टारगेट किया है। तो ये तो हमारा राइट है, इसमें कहीं कोई भी ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में घुस के अगर इस तरीके से टेररिज्म फैला रहे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम 30 साल से ये सब काम करते आ रहे हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर करते आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान की कोई मोरल रिटेलिएटरी एक राइट नहीं बनता अगर हम देखें। और यही उस पर प्रेशर, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, वो प्रेशर भी यही कहता है। अगर आप सुबह चाइना का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा है कि बहुत ये अनफॉर्चुनेट है, बट डी एस्केलेशन करना चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। और इसी तरीके के स्टेटमेंट्स अलग अलग कंट्रीज से भी आए हैं, अपार्ट फ्रॉम ये टर्की ने बहुत साफ पाकिस्तान का फेवर किया है, और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है ये हमला है। तो हमला तो तब होता है जब आप किसी देश के जो मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो फोर्स है उनको आप अटैक करते हैं। तो इंडिया ने बहुत स्ट्रैटेजिकली पिन पॉइंट टारगेट किया है, जिससे जो एक मैसेज है कि हम पर अगर आप अटैक करेंगे और टेररिस्ट अटैक करेंगे तो हम जवाब देंगे इसका। और टेररिज्म के खिलाफ तो पूरी दुनिया है, बिल्कुल बिल्कुल इसके खिलाफ है। जी, पर ये सेलेक्टिव टेररिज्म के खिलाफ शायद पूरी दुनिया है, और खास करके सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर चाइना के ही रोल की बात करें या फिर अमेरिका के ही रोल की बात करें तो दोनों की भूमिकाएं संदिग्ध बनी हुई हैं। अगर चाइना का आपने बयान कोट किया तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि पाकिस्तान ऑफिशियल के साथ जब भी चाइनीज़ ऑफिशियल मिले उन्होंने हर हालत में मजबूती से पाकिस्तान के साथ बने रहने की बात कही है। हालांकि ये भूमिका निभानी चाहिए थी कि आतंकवाद के खिलाफ आपको कोई ना कोई गंभीर कदम कार्रवाई करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से अगर प्रेस ब्रीफिंग की मैं बात करूं, विक्रम मिस्री ने कहा कि हमने जो ये हुआ उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ब्लेम गेम में उलझा रहा, ना कि उसने आतंकवादियों के खिलाफ या फिर उसके ठिकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जो कि यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए गंभीर नहीं है, या फिर उसकी धरती पर जो आतंकवाद फल फूल रहा है उसकी कार्रवाई के लिए वो गंभीर नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि मैं हरिकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे इस पूरी
सिचुएशन को समझने की कोशिश करूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव लगातार गहरा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है, कहा जा रहा है कि बदला लिया गया है पहलगाम आतंकी हमले का, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग यानी कि सरकार के अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो बहुत ही एक सटीक नपा तुला ये बयान सामने आया है कि वो तनाव नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि उनके सिविलियंस को टारगेट किया गया इसलिए जवाबी कार्रवाई भारत पर जो हमला हुआ था उसके लिए जरूरी था। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम सीधे लेकर चलेंगे दर्शकों को हरिकेश जी के पास। हरिकेश जी, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम देने की बात सामने आती है उसके बाद मीडिया में विदेश सचिव भी आते हैं और भारतीय सेना की महिला अधिकारी भी आती हैं और उसके बाद खुद आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरिकेश जी, लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगी, क्या इस पूरे जो माहौल का राजनीतिकरण किया जा रहा है, अब भी ये प्रयास भारत की सरकार की तरफ से या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप किस तरह से देखेंगे इस पूरी सिचुएशन को? क्योंकि मुझे याद आ रहा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद ना ही केंद्रीय गृह मंत्री ने किसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग की, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि वो सऊदी अरब से अपनी यात्रा आधी छोड़कर ही स्वदेश वापस लौट आए थे जी, लेकिन उसके बाद वो बिहार चले गए थे जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मैं इस समय जो बोल रहा हूं वो किसी भी तरीके से सेना के खिलाफ नहीं होगा जी, क्योंकि हमारे साथ चूंकि कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं सेना के खिलाफ कभी था नहीं, हूं नहीं, रहूंगा भी नहीं, हमारे देश के लोगों को होना भी नहीं चाहिए जी। लेकिन सौमित्र सर और नितिन सर के बीच की लाइन जो है मैं वो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी हुआ है ये बीते 10 दिनों से हम लोग निगाह बना रहे थे इस पर जी, कि कितना बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये पूरा माहौल बन रहा था। और पहलगाम में जो हुआ उसमें 26 जाने गई और आज ही पाकिस्तान की तरफ से बात आई है कि 26 लोग वहां भी मारे गए, यानी बदला पूरा हो गया जी। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, बहुत सेंसिटिव मार्मिक नाम है। ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी शब्दों का खेल करते हैं। उन्हीं शब्दों में से एक चुनाव हुआ शब्द ये भी है। मंगलसूत्र एक समय इलेक्शन में बेच रहे थे, आप सिंदूर मतलब मार्केट में कर दिए हैं। अब आप में से कोई भी इसका विरोध करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि जैसे हम विरोध करेंगे तो उनका ट्रोलिंग जो कैंप है ना, वहां से आएगा बम्बार्टमेंट कि आप देशद्रोही जी। तो थोड़ा इससे बचिए। लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि सौमित्र सर और नितिन सर, आप दोनों लोग के बीच की बात को मैं चिन्हित कर रहा हूं। सेना ने जो किया बहुत बेहतर किया। आपको याद होगा कि जब करगिल के विरुद्ध सेना ने किया था 980 जाने गई थी अपने देश की, और हम उनको पीछे से जाकर के उनके देश में घुस करके मारने की स्थिति में नहीं थे। हम अपनी तोलोलिंग और तमाम पहाड़ियां जो थी, टाइगर हिल्स, ये बचा रहे थे। और ठीक ठाक हम लोग की उम्र थी उस समय, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, रोजाना सेना जाती थी। अभी भी वही कहानी चल रही है। ठाकुर राणा आपकी जेल में बंद है, आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसने डिनाई कर दिया कि मैं तो था ही नहीं उस घटनाक्रम में, मैं उसका दोषी ही नहीं। दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी अपने इलेक्शन कैंपेन में पूरी तरीके से व्यस्त है, कोई इशू नहीं है, उनको बिहार जाना है, बिहार जाएं, वो तमाम ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और बार बार बीच बीच में आंखें दिखा देते हैं। बिहार की जमीन से इंग्लिश में बोल करके विश्व को संदेश भेज रहे थे। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि पूरे देश में जो माहौल है वो पूरी तरीके से, कल की डेट में अगर आप ध्यान दीजिए तो हर कोई ये सोच रहा था कि वॉर होने वाली है। हम भी जानते हैं कि कोई देश वॉर की स्थिति में आना नहीं चाहता है जी। मैं ब्रीफिंग सुन के हैरान था कि पाकिस्तान के पास जो है सिर्फ 4 दिन का असलहा या उसका गोला बारूद है। क्या ये सही है? थोड़ा नितिन सर इस पर प्रकाश डालेंगे अगर जब अभी टर्न आएगा तो। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है तो मार के खत्म करिए पाकिस्तान को, फिर तो आपकी लंबी लड़ाई नहीं है। यूक्रेन के पास भी कुछ ही दिन का समय था और फंस गई रूस उसमें। 3 साल तक फंसा हुआ है रूस। आप जान ही रहे हैं इजराइल और सीरिया और उसमें क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है। युद्ध में कोई फंसना नहीं चाहता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लड़ाई भी आप ऐसी लड़िए जिसमें आप तबाह करिए पाकिस्तान को। अब शर्त यही है, अगर आप बड़ी बातें करते हैं, बड़े बोल बोलते हैं, आप ये बात कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, तो सिर्फ मस्जिद गिराने के लिए थोड़ी बदला लिया जाएगा। सेना का प्रयोग भी करें। सेना की 2 महिलाओं को, विंग कमांडर को और उनको कुरैशी जी को आप उठा करके सामने स्क्रीन पर भी ले आ दें
और उस पे आप भावनात्मक खेल भी खेल लें, सारा कुछ एक साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे लिए पचता नहीं है और मैं पचा पाता नहीं। तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि अगर सेना को छोड़ा गया है और सेना को मारने की क्षमता दी गई है तो सेना पूरा घोष के मारे खत्म करे, और नहीं तो ये बात बोले कि हम स्ट्रेटेजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री अमित शाह को बोल रहा हूं मैं सेना को नहीं बोल रहा हूं। सेना तो अपना काम गृह करती है, मंत्री सेना अमित शाह करेगी भी सेना। जी, ठीक है सेना को क्या करना है जी। लेकिन बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ये बात लीड लेनी चाहिए। राजनाथ सिंह सिर्फ ये बोल करके नहीं घूम करके चले जाएंगे कि बदला लिया जाएगा और सबको एक साथ खत्म किया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मुझे ये लगता है लाइन कि बोल आप करके नहीं शायद देखा वो जाता। कल्पना से परे सजा दी जाएगी। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया था। कर्नल नितिन, अगर आप कुछ इस स्टेटमेंट पर अपनी टिप्पणी ऐड करना चाहते हैं तो कृपया करें। लेकिन यही मैं भी समझना चाहूंगी और अपने दर्शकों तक भी समझाना चाहूंगी कि ये 14 दिन तक जो तैयारी हो रही थी, ये बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी, क्या ये वही तैयारी थी? आपने कहा हाँ ये वही तैयारी थी, लेकिन अब हरिकेश जी ने जो चिंताएं या फिर अपने कंसर्न सामने रखे हैं उस पर आपका क्या कहना है? जी, हरिकेश जी ने बताया उसमें काफी हद तक जो बोला बात ठीक भी है जी। हम जब कहते हैं कि 4 दिन के लिए हमारे पास असला है, वो हम बात करते हैं नॉट ओनली की असला है, हमारे हथियारों की स्टेट क्या है, हमारे एयरक्राफ्ट की स्टेट क्या है, नेवी की स्टेट क्या है, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। और याद उन्होंने रखिएगा पाकिस्तान के लिए कहा था। हाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो समझ गया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनकी बात। सेकेंडली, उनने आपको हमेशा एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ पुश करके रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें हमेशा आपको धमकी दिया अगर जरूरत होगी तो हम अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन हथियारों की, तो जो 4 दिन के असले की बात करते हैं, उसमें उनके जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, जो शाहीन क्लास की मिसाइल, जो हमारे ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल, हम उसको काउंट नहीं करते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को टच कर सकते हैं। अभी तक हमने, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होते हैं, जो बिहाइंड द सीन जो डिप्लोमेसी चलती है वो भी अलग चलती है जी। हमने अभी तक जो इस्तेमाल किया है वो एक नॉन मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करा है। अभी जो उनका भी जवाब आएगा उनका भी जवाब जरूर आएगा, बिकॉज अगर हमने अपने मासेस के लिए हमने कोई कार्रवाई करी है तो उन्होंने भी अपने मासेस के लिए कोई कार्रवाई तो करेंगे, वो उनका भी जवाबी हमला आएगा। जो मेरा ख्याल है उनका भी जवाब जो आएगा वो भी एक नॉन मिलिट्री ऑप्शन है, वो भी मिलिट्री टारगेट चूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो मिलिट्री ऑप्शन चूज करते हैं देन वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। फिर तो जंग छिड़ेगी और जैसे होती है कन्वेंशनल वॉर होती है, टैंक भी जाएंगे, आदमी भी जाएंगे, हवाई जहाज फेयर अटैक भी होंगे, और जो आप मॉक ड्रिल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज जैसे वो लाइट बंद करेंगे 7:30 बजे, वो सारा कुछ होगा। बिल्कुल यही मैं समझना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं सौमित्र जी से समझना चाहूंगी। एक तरफ 7 मई का दिन चुना गया मॉक ड्रिल के लिए देश भर में, और उससे पहले जो है रात के 1 से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया। क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग के अनुसार आपको दिख रहा है कि ये प्लानिंग चल रही है, भारत एक युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, इस बीच जो नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर, इसको अंजाम दिया गया? सौमित्र सर। नेहा जी, इसका मैं जवाब दे दूं 1 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा होता है कि जब सेनाएं आपस में लगी होती हैं तो एक सरप्राइज फैक्टर होता है जी। Who can achieve surprise? हमने उनको बोला कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, टाइम एंड डेट हमने कोई पब्लिक तो करी नहीं थी, तो ये जो सरप्राइज फैक्टर था वो हमने अचीव किया जी। तो ये सरप्राइज फैक्टर था जो कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 ठिकाने पाकिस्तान में और पीएक्यू में अंजाम दिए गए, और जो कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए करीबी से। सौमित्र सर से मैं, हरकेश जी आपके पास आऊंगी, सौमित्र सर से मैं इसी मसले को समझने की कोशिश करती हूँ। जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ प्लानिंग, जैसे कर्नल नितिन ने कहा, सौमित्र सर आपकी क्या टिप्पणी, आपकी क्या समीक्षा इस पर? जी देखिए, मैं तो पहली बात तो ये है कि 22 तारीख को ये हमला हुआ पहलगाम में, 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सब कुछ आर्मी पे मैं छोड़ता हूँ कि वो टारगेट तय करें, टाइमिंग तय करें और वो सारी प्लानिंग्स जो है वो तय करें। ठीक है, इसमें 14-15 दिन लगे हैं, बट मेरा बस इतना कहना है कि ये वॉर कंडीशन नहीं है। हमने नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हमने चूज किया हुआ है और वो सारे टेररिस्ट टारगेट से ये आज पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो इसके लिए जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हमने बालाकोट जैसी नहीं की कि हम कुछ वहां पे कुछ बम वम गिराए और लौट आए। ये हमको नहीं मालूम कि वहां पे कैजुअलिटी कितनी है या वहां पे किस तरीके का नुकसान हुआ है, कितने टेररिस्ट मारे गए। लेकिन ये जो फुटेजेस हैं जो आप ट्विटर पे से लेके सारे चैनल्स पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे दिख रहे हैं, ये फुटेज कुछ
मतलब खुद पाकिस्तानी जो जो रिपोर्टर्स है वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मस्जिद पे ये गिरा है, और चाहे वो जैश का मामला हो, और जी वहाँ पे उनके जो कोलैटरल जो डैमेज है वो दिखा रहे हैं उस चीज को। तो प्लानिंग तो जरूरी है, बिना प्लानिंग की कोई चीज नहीं होती है। जी और अगर ये प्लानिंग हुई है, ये सरप्राइज भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा पीआर एक्सरसाइज गवर्नमेंट का नहीं है। ये आफ्टर जो अटैक है, ये जो आफ्टर जो स्ट्राइक है उसके बाद का पीआर जो एक्सरसाइज है, चाहे वो आप सोफिया कुरैशी की बात करें या विंग कमांडर जो एक और वो महिला लेके आई थी, स्त्री शक्ति इसको नाम दिया गया है। तो उसकी अगर बात करें तो वो एक पूरा एक अलग गेम है जिसका एक पॉलिटिकल माइलेज, ये जैसे कि मतलब बताया गया कि एक पॉलिटिकल माइलेज होगा उसका। जी बट मेरा बस इतना कहना है कि ये नॉन सिविलियन टारगेट्स को हिट किया गया, ये टेररिस्ट टारगेट है, और इसके लिए आर्मी ने बहुत प्रिसिशन प्लानिंग की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं, हरिकेश जी के पास लौटेंगे जब ब्रेक से बाद लौटेंगे, क्योंकि हरिकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस पूरी बहस में। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। तो ओल्ड पिच यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, जो स्ट्राइक हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि आतंकवादी ठिकाने जो कि पाकिस्तान के संरक्षण से, पाकिस्तान की धरती से लगातार भारत में आतंकवाद का प्रचार हो रहा है, और पूरी दुनिया में भी जहां पर भी आतंकी गतिविधियां सामने आती हैं और जो भी उसकी जांच होती है तो उसके जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। हरिकेश सिंह हमारे साथ जुड़े। हरिकेश जी, आपकी आपत्ति, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? पहले आप बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना ये चाह रहा था जी कि वैश्विक स्तर पर किसी बातचीत के तहत क्या मुझे ऐसा लगता है, ये नितिन सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि क्या ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पर किसी बातचीत के तहत ये बात कही गई हो, क्योंकि ट्रंप का तुरंत रिएक्शन आया था कि पाकिस्तान कोई हमला न करे, सीधे वॉर न करे, उसे युद्ध करने का नहीं है और वो युद्ध न करने जाए। ये स्टेटमेंट अगर ट्रंप का आ रहा है और पूरे वैश्विक स्तर पर यह बात चिन्हित कर करके कहीं किसी आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उनको तोड़ा जा रहा है, ये दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि उनके आतंकवादियों को जो वहां पर चिन्हित हैं उनको वो देश को, भारत को दे और प्रत्यार्पित करे। मेरा स्टेटमेंट ये है, मतलब स्पष्ट मत ये है मेरा जी कि अगर वैश्विक दबाव बन रहा है और बनाया जा सकता है और सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है इस तरह की जिसमें युद्ध हो, तो फिर इस तरह का दबाव या घेराबंदी क्यों नहीं की जा रही, बजाय ये स्टेटमेंट देने के कि बदला लिया जाएगा, उन्हें खत्म किया जाएगा। खत्म क्योंकि आप कर नहीं पा रहे ना। पुलवामा और उरी और बालाकोट ये सारे एयर स्ट्राइक हुए पुलवामा के बाद, और अचानक आते हैं 4 आतंकवादी और मार के 26 लोगों को चले जाते हैं। वो 4 आतंकवादी हैं कहां, उनको चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है? स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, सैन्य अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। सैन्य को जो करना है सेना को, वो तो सेना कर ही रही है, उसके लिए तो वो छूट में है, जो भी कर सकती है वो कर सकती है। उसको लिमिटेशन भी दी गई होगी कि भाई उनके एयर उसमें जाकर के आप सेना को ना मारिए, नहीं तो सीधे युद्ध हो जाएगा। ये बात सबके दिमाग में है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह, ये सब लोग अगर मीटिंग कर रहे हैं और पूरी पार्टी, सारे विपक्षियों से आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, सब लोग खड़े नहीं हैं, तो फिर ये क्यों नहीं दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो इन चिन्हित आतंकवादियों को हैंडओवर करे भारत को? बस इतनी सी बात है मेरी, और कुछ है नहीं इसमें खास। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अमेरिका से साथ की अपेक्षा करना ही अपने आप में अपना समय व्यर्थ करना, बेकार करना, बर्बाद करना होगा, क्योंकि अमेरिका का ध्यान तो टैरिफ वॉर में लगा हुआ है और ट्रंप नहीं चाहते कि जहां पर बिजनेस ना हो वहां पर वो अपनी एनर्जी वेस्ट करे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अगर आप लड़ेंगे पाकिस्तान से तो सपोर्टेड बाय चाइना होगा ही होगा, ये हर आदमी जानता है, बच्चा जानता है। बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता। यूक्रेन इतने दिन तक लड़ा है बिना यूरोप के सहायता के, बिना अमेरिका की सहायता के, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो हर व्यक्ति बिल्कुल जानता है। दुनिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो गजा युद्ध की बात हो या फिर यूक्रेन युद्ध की बात हो सकता है कि यही एक इंटरनेशनल प्रेशर भारत पर भी कि वो एक जो अन्य वॉर जोन है, एक अनदर वॉर जोन जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहता, और इसलिए भारतीय स्ट्राइक जो है इसे काफ़ी संयमित और काफ़ी जो है सटीक बताया जाए। कर्नल नितिन, लेकिन मैं समझना चाहूँगी पाकिस्तान के उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि उसने भारतीय ड्रोन को गिरा दिया, मार गिराया, और राफेल लड़ाकू
लड़ाकू विमानों को गिराया गया है। 4 कम से कम राफेल लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है, जो कैजुअल्टी पाकिस्तान सेना की तरफ से बताई जा रही है। इस पर आपकी तरफ से कोई टिप्पणी? जी, उसके पहले मैं एक दो जवाब देना चाहूंगा। एक तो जो सौमित्र जी ने बोला था रिगार्डिंग सरप्राइज, कि सरप्राइज अचीव नहीं हुआ, हमें मालूम था। जी, सौमित्र जी को बताना चाहूंगा कि सरप्राइज जो है वो टाइम एंड प्लेस का अचीव हुआ है। ये होगा, हमला होगा, वो सरप्राइज नहीं है, वो तो होना ही था, कुछ ना कुछ तो होना ही था। अगर ये हमको भी मालूम है थ्रू इंटेलिजेंस सोर्सेज कि जिस दिन हमला हुआ था 22 तारीख को, उसी रात को उन्होंने एलसी के ऊपर से अपना और एलसी और आईबी सेक्टर को उन्होंने अपनी सेनाएं लाके मजबूत कर दी, तो हम जाके हमला नहीं कर सकते। तो द टाइम एंड प्लेस ऑफ सरप्राइज हैज बीन अचीव्ड बाय दिस। हमने हमला पोस्ट को, ये हमने जो मॉक ड्रिल्स वगैरह करी, हमने हमला इसके आगे नहीं करा, हमने इसको प्रीपोन करा। दैट इज सरप्राइज। आपके विचार अलग हो सकते हैं, जो आप में से असहमत हो सकते हैं, बट मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, सरप्राइज हैज बीन अचीव्ड। जी, ठीक है। फिर हरिकेश जी ने बात करी थी कि कौन से मुल्क उनके साथ खड़े हुए हैं और कौन से उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। आज ही मैं एक बहुत अच्छा मीम पढ़ रहा था, उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि जो भी मुल्क भारत के साथ खड़ा होगा हम उनके लोन रिपे नहीं करेंगे। ये मीम आया था, आई थिंक इट वाज वेरी फनी कि वो इतने कर्जे में डूबे हुए। ठीक है। तो जहां तक बात आती है, फिर हरिकेश जी ने बताया था कि बड़ा सटीक पॉइंट था उनका कि सॉरी, एक बार आपने एक पॉइंट उठाया था, दोबारा बता सकते हैं हरिकेश जी? जी सर, किस चीज के लिए? आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था रिगार्डिंग दी चाइना के सपोर्ट के लिए बोल रहा था जो मैं। चाइना का सपोर्ट की बात करी। देखिए जी, चाइना का जो सपोर्ट है, चाइना कभी भी हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। वो सिर्फ उनको सपोर्ट देगा, असले से सपोर्ट करेगा, कल को उनके लोन माफ करने वो करेगा। ओनली दिस इज द पॉइंट, मैं यही कह रहा हूं सर। जब तक रशिया उसके साथ हमारे खिलाफ नहीं खड़ा है, चाइना हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। रशिया इस समय हमारे साथ खड़ा है, तो आमने सामने के अंदर में चाइना विल नॉट स्टैंड। वो जरूर निंदा करेगा, बोलेगा मसले हल कर लो, आपस में बैठ के कर लो, वो ऐसी बात है। बट जो चाइना के जो एडवांस वेपन्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं, क्या वो हमारी चिंता नहीं है? जी, वो तो आएंगे ही आएंगे जी, वो तो है, वो तो आएंगे हथियार। बल्कि इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना का जो दावा है उसमें यही कहा जा रहा है, जो भी हमारे पास जो जानकारियां पहुंच रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि भारत में कई सारे पाकिस्तानी आधिकारिक हैंडल्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेशनल कुछ प्लेटफॉर्म पर जो जानकारियां आ रही हैं उसके जरिए मैं ये बात कह रही हूँ कि चीनी जो हथियार है, चीन निर्मित हथियार, उसके ज़रिए भारतीय सेना के जो विमान हैं, लड़ाकू विमान हो चाहे वो ड्रोन हो, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। जी, ऐसा है कि जो हथियार, ये तो फुली दैट्स ओपन सीक्रेट कि जितना भी उनका जो हथियार इंपोर्ट हो रहे हैं वो सब चाइना से हो रहे हैं, और किसी मुल्क से, या फिर टर्की से ड्रोन आ रहे हैं, और तो नहीं आएंगे उनके पास में। उनके पास एयरक्राफ्ट हो, एयर टू एयर मिसाइल्स हो, रेडार्स हो, वो सब के सब, टैंक्स भी हैं, वो भी सब चाइना से आ रहे हैं, वो इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या बिल्कुल 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 कर्नल सौमित्र सर, ये जो पूरी पिक्चर सामने अब जो थोड़ी सी स्पष्ट हो रही है कि भारतीय ऑपरेशन में आप राफेल देख रहे हैं और ड्रोन्स देख रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें चीनी वेपन्स का हवाला दिया जा रहा है। अगर ये यहाँ पर स्थिति गंभीर हुई तो दोनों देशों की स्ट्रेंथ को आप कैसे आंक पा रहे हैं? नहीं, स्ट्रेंथ से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे साथ में कर्नल नितिन भी हैं और हरिकेश जी भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ लें, इसके पीछे किसका इंटरेस्ट हो सकता है? दोनों का सर, अमेरिका और चाइना दोनों का। मैं ये मानता हूं कि देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों का अगर ये इंटरेस्ट है कि दोनों आपस में लड़ लें और बर्बाद हो जाए, एक दूसरे के जो सैन्य ठिकाने हैं या जो सिविल जो टारगेट्स हैं उन सबको ये तबाह कर दें और आखिर में एक एक बम गिरा के वो खुश हो जाए, तो मेरा ये मानना है कि अगर चाइना ने इतना सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पीओके में भी, तो वो किस लिए है? क्या वो अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, यहाँ तक कि यूएस ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया में, तो क्या अपने दोनों जो देश हैं वो अपने अपने जो इंटरेस्ट पॉइंट है उसको, जो स्टेक्स हैं उनको बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे? मेरा बस इतना मानना है कि ये जो, अगर चाइना का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, उसमें उन्होंने एक बात बहुत साफ कही है कि
दोनों देश आपस में बैठ के बात कर लें, ये जो पूरा टेंशन है उसको डी एस्केलेट करें, अदरवाइज ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? अगर यूएस अगर इंडिया को चाइना के खिलाफ एक टूल मानता है, तो चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक टूल मानता है, और दोनों ने अपने अपने हथियार वहां पे दे रखे हैं। यूएस का इंटरेस्ट होगा कि भाई लड़ाई हो तो उनके हथियार बिके, चाइना का इंटरेस्ट हो सकता है कि लड़ाई हो उनके हथियार बिके, लेकिन दोनों देश अगर लड़के मर जाते हैं इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम दो फ्रंट पे खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अगर हम और भी फ्रंट की बात करें तो चाइना ने पिछले साल स्पेस टेक्नोलॉजी पे अपना पूरा जो रोड मैप है वो उन्होंने बताया था। चाइना ने पिछले साल साइबर जो वॉर है उसका पूरा उन्होंने रोड मैप का खुलासा किया था। पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक जो हुआ है आज रात को या कल सुबह का जो स्ट्राइक हुआ है उससे पहले 6-7 की दरमियानी रात जी, तो जो पाकिस्तान के जो साइबर एक्सपर्ट्स या जो साइबर हैकर्स है उन्होंने हमारे जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उस पे उन्होंने अटैक किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बस इतना मानना है कि दोनों देश आपस में अगर शांति से, क्योंकि अब शांति की अगर आप इसमें गुंजाइश देखते हैं तो शिमला समझौता पाकिस्तान ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने भी उसको रद्द कर दिया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी पे किसका इंटरेस्ट हो सकता है? चाइना का, बहुत जाहिर तौर पे। और अगर वो रिटेलिएट करना चाहे तो सामने नहीं आएगा, बट वहां से ब्रह्मपुत्र में बांध बना के पानी रोक सकता है। इंडिया के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा बस इतना कहना है कि चाइना बिल्कुल प्रॉक्सी गेम खेलने वाला है, इसमें कोई दो शक नहीं है, लेकिन इसमें हमारे साथ कौन खड़ा है? रशिया ने बोला है ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, दैट मीन्स जो भी वेपनरी है वो दे, पर वो मोरल सपोर्ट के लिए होगा, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा के लिए होगा, क्योंकि चाइना अगर जो इंडिया, चाइना के इंटरेस्ट अगर इंडिया के अगेंस्ट है तो जाहिर तौर पे जो है वो रशिया उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इंडिया एक मार्केट है, इस बात को मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है और वहां पे सबका इंटरेस्ट लगा हुआ है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे लंदन हो, या चाहे आपका अमेरिका हो या चाइना हो, चाहे मध्य पूर्व हो। जी 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 तो बिल्कुल। इसलिए जो है इंडिया का स्टेक यहाँ पे बड़ा है, पाकिस्तान का स्टेक उतना बड़ा नहीं है, बट जो इशू है वो है टेररिज्म, आतंकवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे सौमित्र जी, एक छोटा सा ब्रेक का इशारा बार बार हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं इस पूरी स्थिति को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे किस तरह की कार्रवाई के आसार दिख रहे हैं, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई किस तरह से होगी, क्योंकि वहाँ पर भी इमरजेंसी जो है पाकिस्तानी पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, और जिस तरीके से रिटेलिएशन की बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, ख्वाजा आसिफ हालांकि वहाँ के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि वो अभी भी वो चाहते हैं कि एस्केलेशन जो है दोनों देशों के बीच में ना हो। एक ब्रेक की बात करते हैं। तो ओल्ड पिच न्यू गेम, आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं यही तस्वीर, यही स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर कही जा सकती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, पाकिस्तान का दावा कि हम विक्टिम हैं, हम लगातार जो है आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आतंकवाद के जो ठिकाने हैं वो पाकिस्तानी ठिकाने हैं, पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय सेना का कहना है कि उसने 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है, और ये 9 ठिकाने खुद लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के हैं। हरिकेश जी के पास मैं दर्शकों को लेकर जाना चाहूँगी। हरिकेश जी, कहीं ना कहीं आतंकवाद का अगर खात्मा करना है तो युद्ध इसका समाधान नहीं है, इससे आप ज़रूर सहमत होंगे। ऐसे में अगर भारत सरकार या फिर भारतीय सेना का अगर सटीक और बिल्कुल संयमित ऑपरेशन ये हुआ है, इसका समर्थन ज़रूर किया जाना चाहिए। हरिकेश जी। मैं बिल्कुल युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं, लेकिन जब ये लाइन बोली जाती है ना अपने राजनीतिज्ञों द्वारा, खासकर पीएम मोदी और अमित शाह जैसे लोगों द्वारा, कि हम छोड़ेंगे नहीं, मार के नेस्त नाबूद कर देंगे, तो जब ये शब्द आते हैं तो सबको यही लगता है कि सैन्य कार्रवाई होगी और भयंकर तरीके का बम्बार्डमेंट होगा, एक मैट बॉम्बिंग होगी और खत्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई पीओके भी शामिल कर लेंगे, पाकिस्तान भी शामिल कर लेंगे, मतलब हम सब कब्जा कर लेंगे। इन शब्दों से भी तो बचना चाहिए। व्यक्ति के दिमाग में आप जब ये प्रभाव डालते हैं, जब लोगों के दिमाग में मॉक ड्रिल दिख रहा है
मॉक ड्रिल देखने से क्या मतलब निकल रहा है कि युद्ध होने वाला है। ये मान के चला जा रहा है कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान हम पर हमला करेगा। पाकिस्तान भी ये बात बखूबी जानता होगा कि अगर वो हमला करेगा तो वो कहां जाएगा। इस समय ही वो बिलियनों कर्ज में डूबा हुआ है जी। मेरा सीधा मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से ये कह करके, ये बोल करके, ये दबाव डाल करके उसके आतंकी संगठनों को चलाने वाले जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप हैं उनको पकड़ करके भीतर ले आया जाए और उनके साथ न्यायिक तरीके से नहीं करना है, उनका न्यायिक जांच करनी ही नहीं है। हमें तो पता ही है ना कि वो क्या क्या कर चुके हैं। तो मेरा सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप ये चाहते हैं और ऐसा कर पाते हैं, अपने विल दिखाते हैं ना, आप बार बार ये आप विल दिखाते हैं। पुलवामा के बाद आपने कहा कि हम भयंकर तरीके का उरी और बालाकोट पर स्ट्राइक करके तबाह कर दिए, निकला क्या बाद में? और जब कोई सबूत मांगे बैठ करके, मैं ये विपक्षियों के लिए भी कह रहा हूं, अगर उन्होंने ये बात कह दी कि हमको बताइए, और आज भी मैं शक में हूं, वहां पर बीबीसी की एक पत्रकार की रिपोर्टिंग देख रहा था, उसने साफ कहा कि 24 घंटा पहले यहां से 60% लोग जा चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी कि वो इन पर हमला होगा। अगर ये बात वहां पता है और वहां से 60 से 70% लोग जा चुके थे, इवैक्यूएट किए जा चुके थे, तो फिर ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है क्या? मैं यही पूछना चाह रहा हूं। अगर आपने मारा, वहां 200 लोग 400 लोग हलाक नहीं हुए, तो फिर मारा क्या? ये मैं मोदी जी के लिए कह रहा हूं, मैं सेना के तो कह ही नहीं रहा हूं। सेना तो काम कर ही रही है, बार बार कह रहा हूं मैं। सेना को हमला करना आता है, हमला करेगी। सेना को मारना आता है, मारेगी जी। बहुत गाइडेड मिसाइल होगी, वो मिसाइल जाके वहां पे गिरेगी जहां पे गिरनी चाहिए। तबाही का मंजर तो दिखना चाहिए। एक केवल सिलेंडर फटता है और पूरे घर में 10-10 लोग मर जाते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या मजाक चल रहा है। आपको इसको दिखा देना है कि हमने। हाँ, दूसरी बात और एक बता दो, युद्ध स्थिति में जो सौमित्र सर भी कह रहे थे, मैं फिर वही बता रहा हूं, चूंकि विश्व जो है आर्थिक तंत्र के ऊपर बहुत ज्यादा इस समय लड़ रहा है। हर देश अपनी आर्थिकी को मजबूत करना चाहता है और वैश्विक स्तर पर ताकतवर बनना चाहता है। तो इन सब संदर्भों में अगर भारत को कोई आर्थिकी तंत्र में चोट पहुंचती है तो उससे मजबूत कौन हो रहा है? चाइना मजबूत होगा। और मार्केट में अगर आपको निर्यात और आयात के संदर्भ में देखा जाए तो आपको निर्यात करना नहीं है, आपको आयात करना पड़ेगा। जब आप आयात करेंगे, आप दबाव में आएंगे, तो श्रेष्ठता तो फिर चाइना और अमेरिका के पास ही जानी है। तो इन सब संदर्भों को समझते हुए मैं बात कह रहा हूं, पिवट रोल बदलता रहता है। अगर जिसने भी ये ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें ये बात आएगी कि पिवट रोल बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। 1919 में कुछ और था, 1947-42 के द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ और था, और आज की डेट में जो है वो कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप बदलाव के रूप में देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक रीढ़ अगर तोड़ दी जाए किसी देश की, तो निश्चित तौर पे वो आपके सामने घुटने पे टिका रहेगा। नहीं, पर तो पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन जैसे जो ताकत है वो लगातार है, और चाहे वो इतना दिवालिया क्यों ना हो गया हो, पाकिस्तान की हरकतें पिट्ठू बन के रहेगा। नहीं, आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, वो पिट्ठू बनकर रहेगा। अभी भी है, अभी भी है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार जिस तरीके से विक्रम मिस्री ने कहा कि चाहता तो पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता था इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद से, जो भी दो तीन छोटे सवाल दिमाग में डाल दे रहा हूं जी। आपको विवाह पर रोक नहीं लगा पाए हैं यार। अगर भारत के लोग पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान लोग भारत में आकर विवाह कर रहे हैं, तो इस पर जांच नहीं हो रही है। आप उसको रोक दिए हैं जिनकी 10 साल पहले शादी हुई है, 2-2 बच्चे लेके इधर खड़े हैं, बीवी उधर खड़ी है, पति इधर खड़ा है, पत्नी उधर खड़ी है, पति उधर खड़ा है, पत्नी इधर खड़ी है। ये क्या चल रहा है? और सीआरपीएफ के एक जवान की नौकरी चली गई क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी नागरिक से विवाह कर लिया, वो भी गलत किया। और उसने इसकी जानकारी जो है सैन्य अधिकारियों को पहले से दे रखी थी। मंजूरी के बाद ही ये विवाह हुआ था, ये निकाह कर लीजिए कि निकाह हुआ था। नेहा जी, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, एक सवाल बस पूछूंगा कि जब 2019 में जब धारा 370 वहाँ से अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था, 35A वहाँ से हटाया जा रहा था, तो जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक बहुत स्पष्ट रूप से एक प्रस्ताव रखा था कि पीओके हमारा है, अक्साई चीन हमारा है, और हम पीओके को लेकर रहेंगे क्योंकि ये हमारा अखंड भारत है। मेरा कहना है कि अगर गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी की अगर मांग करें तो शुरू क्यों ना वहां से करें कि भाई आज पीओके अगर आपका है और ये अखंड भारत का हिस्सा है, तो आज पीओके पर क्यों नहीं घुस के आपने जो है क्या किया? 6 साल हो गए हैं, तो पीओके हमारा क्यों नहीं हुआ? अगर आप
बात जी। करते हैं। सर, अक्साई sorry। चीन अगर हमारा है तो फिर आप चीन के नाम से संसद में क्यों डरते हैं, क्यों बोलने नहीं देते कि भाई चीन में। अब दूसरी बात यह है कि पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद में आपने बालाकोट किया। सवाल वहां पे सबसे पहला यही था कि 350 किलो वहां पे आरडीएक्स आया कैसे, वो लगातार वहां पे घूम रहा था। मैं अगर फिर से पहलगाम की बात करूं तो आपने कहा कि बैसरण में कोई टूरिस्ट वहां जाता नहीं है, परमिशन नहीं है। 2018 से वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं, वहां उनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अकाउंटेबिलिटी तो कई पॉइंट पे हो सकती है, और जो ये पॉलिटिकली माइलेज जो ये लिया जाएगा या लिया जा रहा है अभी से, उस पर तो अकाउंटेबिलिटी की बात हो ही सकती है और ये चलती रहेगी, ये ऑपोजिशन का काम है। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि कई जगहों से इंटेल लीक हुआ है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी आज ये कल बोला कि भाई जब पीएम को पता था उन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया, तो फिर इंटेल लीक्स की बात जो है वो इंटेलिजेंस तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। तो लोग वहां पे 4 टेररिस्ट आए और 4 टेररिस्ट आके उन्होंने मैसेकर किया और मैसेकर करके वो भाग गए। वो उनको पूरा एस्केप रूट पता था, वो भाग गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज तक जो इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको पकड़ नहीं पाई। तो ये इसमें बहुत सारा पॉइंट जो है वो सवालों के रूप में आ सकता है। इस एक जवाबी कार्रवाई से इन सारे सवालों का उत्तर नहीं मिला है। समय बहुत ही सीमित है, इसलिए मैं हरकेश जी बिल्कुल एक लाइन में, उसके बाद मैं कर्नल नितिन से समझूंगी एक लाइन में कि आगे अब क्या वो सिचुएशन देख पा रहे हैं अगर हम डिफेंस के नजरिए से देखें तो। हरकेश जी बिल्कुल एक लाइन में अपनी बात रख सकते हैं जी। नहीं, मेरा बहुत स्पष्ट है, इस समय बिहार और बंगाल के चुनाव की ओर दिशा है और सिर्फ निगाह वहीं पर है। अगर इनको यही करना है तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। अगले 4 महीने आप देखते रहिएगा, सिर्फ इन्हीं पर बातचीत होती रहेगी। मुझे लगता है कि अगर बहुत कुछ होगा, सेना ज्यादा बेहतर जानती होगी, अगर बहुत कुछ होगा तो 1 या 2 और स्ट्राइक होगी और उसके बाद सारी चीजें प्रदर्शित हो जाएंगी। जी कर्नल नितिन, आगे की कार्रवाई आप कैसे देख रहे हैं? ये जी जो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के बारे में तो सुमित्रा जी और हरिकेश जी बेहतर जानते हैं जी। और यदि मुझे मालूम भी हो कि चीजें कैसे होती हैं तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना नहीं चाहूंगा कि हमारे ऑपरेशंस कैसे हो, मैं आपको बताना भी नहीं चाहूंगा, ये ओपन फोरम में नहीं बताऊंगा। जी जी। तो जो मैं ये बताऊंगा कि अभी मैं आगे कैसे देखता हूँ कि आगे कैसे सिचुएशन अनफोल्ड करेगी। जी जो मुझे समझ आ रहा है मेरी तरफ से वो ये है कि जैसे हमने नॉन मिलिट्री टारगेट लिया था, पाकिस्तान भी अभी जो रिटेलिएट करेगा तो एक नॉन मिलिट्री टारगेट पे रिटेलिएट करेगा। वो नॉन मिलिट्री टारगेट क्या हो सकता है? अभी जायज बात है, हमारे यहाँ तो मिलिटेंसी की यार एंटी पाकिस्तान की तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसे कैंप नहीं चल रहे जी जिस पे रिटेलिएट करेगा। तो हो सकता है वो हमारे किसी एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिटेलिएट करे। जी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे जम्मू श्रीनगर के जो ब्रिजेस हैं, शायद उन पे कहीं पे अगर हमने 9 टारगेट लिए तो वो भी शायद 9 ले ले। दूसरा जो जरूर करेगा वो जितने उसके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं J&K के अंदर में, वो सबको एक्टिवेट कर देंगे। इतने हमारा जो डेमोग्राफी काफी पिछले 15-20 साल से हमारा जो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर में डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है। जी जी। तो उधर काफी स्लीपर सेल्स जो एस्टेब्लिश हुए हैं पाकिस्तान के, अभी आप देखोगे वो सारे स्लीपर सेल जो वो एक्टिव हो जाएंगे इसके बाद। जी ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है जी, और वो होंगी भी जी। तो वो सबको ये जो मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई नया कोई इन्वेंशन नहीं करी है, सबको मालूम है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस बारे में जानती हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जो स्लीपर सेल्स में कौन है, ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करना या फिर जो हम जी क्या करेंगे है। लेकिन सवाल ये कि अभी हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कोई मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक कर दिया जी, which is least likely अगर करंट सिचुएशन जी, which is least likely, like in the last time उन्होंने जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद में उन्होंने जो एक पुंछ के पास में कहीं पे एक या रजौरी के पास में कहीं पे उन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के कंपाउंड के अंदर में एक उन्होंने मिसाइल फायर करी थी। उन्होंने बोला था हम चाहते तो हम आपका ये हेडक्वार्टर पे भी फायर कर सकते थे जी, अगर उनका इस बात के निशाना में।
और कुछ लगता है तो उस समय में यू नेवर नो हाउ इट कैन फोल्ड आउट, हाउ बिल्कुल, हम पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप लगातार स्ट्रेट टॉक के मंच पर अपना समय दीजिए ताकि हम जनता तक स्पष्ट और निष्पक्ष और स्वतंत्र जानकारियां पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत आभार कर्नल नितिन। सौमित्र सराफ का भी और हरिकेश जी आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दर्शकों से अनुरोध है कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव चल रहा है, इंडियन ऑपरेशन जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, से आप कैसे देख रहे हैं? क्या भारत का जो जवाब है, जवाबी कार्रवाई है, ये वैसा ही जवाब है जैसा कि पिछले 14 दिन से 2 हफ्तों में भारत से अपेक्षा की जा रही थी आतंकवाद के खिलाफ लोहा लेने के लिए? info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com दोनों पर ईमेल भेजकर बताना ना भूलें। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।